बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको ऐसी विधियां बताते हैं खेती किसानी से जुड़ी हुई जो वैज्ञानिक होती हैं और साथ ही जांची परखी हुई होती हैं, यानी कि जिन विधियों के माध्यम से आपका सफल होना लगभग तय होता है। आज भी कुछ ऐसी ही जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। उद्यानिकी खेती के विकास के लिए उद्यान विकास योजना, पशुपालन के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत ले सकते हैं कई सुविधाएं, गर्मा फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद अरली कुंवारी। अब समाचार विस्तार से। उद्यानिकी खेती की तरक्की के लिए उद्यान विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को अनुदान पर मिर्च, ओल, अदरक और पपीता की खेती, कीट रहित सब्जी उत्पादन इकाई, गृह वाटिका की स्थापना, मशरूम कीट वितरण, गुणवत्ता युक्त सब्जी, फल फूल की नर्सरी इकाई, खुले वातावरण में फूलों की खेती जैसे अवयव उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के कई जिलों में ग्रामीण स्तर पर गौपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुदान पर 2 गाय, 5 गाय, 10 गाय, हस्तचालित चारा कटर, विद्युत चालित चारा कटर मशीन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट, काउ मैट, डीप बोरिंग, संतुलित पशु आहार, मिनरल मिक्सचर और शीतवर्धक सप्लीमेंट ले सकते हैं। इसके लिए जिला गव्य विकास कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, आप लतेदार सब्जी फसलों की खेती कर रहे हैं तो कीट नियंत्रण के लिए जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें। फल वेदक कीटों के रोकथाम के लिए कई नीम निर्मित कीटनाशी उपलब्ध हैं, आप इनका उपयोग करें। फल वेदक यानी फल छेदक कीट लतेदार सब्जियों के फल में छेद करके अंदर के गुद्दे को खा जाते हैं। ऐसे क्षतिग्रस्त उपज का बाजार में बिकना मुश्किल हो जाता है। फल वेदक कीटों के रोकथाम के लिए रासायनिक दवा का उपयोग न करके जैविक दवा का उपयोग करें। इसमें फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए नीम आधारित दवा, अचूक या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट या नीमेरिन दवा अनुशंसित मात्रा में उपयोग कर सकते हैं। कीटनाशी, जैविक कीटनाशी बाजार में नीम आधारित भी बहुत आए हैं। खाली लतर वाली सब्जियों में फल वेदक कीट की रोकथाम के लिए अलग अलग नाम से उपलब्ध है, किसान भाई बाजार से प्राप्त कर सकते हैं। फूल गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती के लिए मार्च महीने में फसल लगाने का काम पूरा कर लें। झारखंड में गर्मा फूल गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद अरली कुंवारी लगाएं। फूल गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा फूल गोभी के अनुशंसित उन्नत प्रभेद अरली कुंवारी की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। पेग टाइप ड्राईलैंड वीडर मानव चलित कृषि यंत्र है। किसान इसकी मदद से कतार में लगी हुई सब्जी फसलों की निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। यह यंत्र खुरपी की तुलना में 40% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत और 3 से 5% उपज में वृद्धि करता है। आज हम जानेंगे टमाटर फसल में फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए क्या है जैविक उपाय। टमाटर के पौधों में जब फूल निकल जाए तो प्रति हेक्टेयर की दर से 1 लाख ट्राइकोगर्मा किलेनिस या ट्राइकोगर्मा ब्रिजिलियंसिस खेत में डालें। 1 सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। टमाटर फसल में फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, आज हम आपको एक सफल किसान से मिलाने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ खास किया है। उन्होंने रासायनिक खेती को दरकिनार कर अपनाया है जैविक खेती और साथ ही साथ प्राकृतिक खेती, जिसके लिए उन्होंने प्रशिक्षण लिया दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र से। तो आइए जानते हैं उनकी सफलता की पूरी कहानी इस कार्यक्रम के माध्यम से। झारखंड की राजधानी रांची से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अनगढ़ा प्रखंड। इसी प्रखंड में एक छोटा सा गांव है बड़की गोड़ांग। ये गांव पहाड़ियों और हरियाली से आच्छादित एवं प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। ये गांव इन दिनों झारखंड के समस्त किसानों के लिए एक उदाहरण बन गया है। इसके पीछे की वजह यहाँ के किसानों द्वारा रासायनिक खेती को त्याग कर जैविक तथा प्राकृतिक खेती को अपनाना है। रासायनिक खेती जो हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए एक अभिशाप है, उसे आज जैविक तथा प्राकृतिक खेती ने प्रतिस्थापित करना शुरू कर दिया है। बड़की गोड़ांग के किसान आज अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर हो चुके हैं। यही वजह है कि इस गांव में पुरुष से लेकर महिला तक, वृद्ध से लेकर दिव्यांग तक सब ने आज रासायनिक खेती को अस्वीकार कर जैविक तथा प्राकृतिक खेती का दामन थाम लिया है।
जैविक तथा प्राकृतिक खेती, जो मुख्यतः गायों के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, इसकी वजह से यहाँ के किसानों को न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है, बल्कि इसकी वजह से किसानों तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो रही है। ऐसी खेती ने इसके अलावा यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ा दी है, जो इनके रहन सहन को परिवर्तित कर रही है। यहाँ के एक किसान हैं नान्हो बेदिया। ये अपने हाथ पांव से सक्षम नहीं हैं, बावजूद इसके वो एक जागरूक किसान हैं। उन्हें रासायनिक खेती के दुष्परिणाम और जैविक खेती के लाभ का अंतर अच्छी तरह से पता है। यही वजह है कि वो अपने खेतों में जैविक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मेरा बड़ा भैया है, वो हल चलाते हैं और रोप लेते हैं, और कोड़ी उड़ी जो खुसनाने के रहता है वो चला लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। होता है हल्का फुल्का, उतना दिक्कत नहीं होता है, मतलब उतना सा कर लेते हैं। पहले तो खेती गोबर खाद में होत रहे, और कुछ दिन के बाद तो यूरिया देवत रहे, तो उसके बाद तो एखन तो फिर हमीन गोबरे खाद लगा थी, और जैसे बकरी का ही, हाँ वो सब लगाए यहाँ मथे में बिलाती में। बाप दादा तो नहीं लगाते रहे, बाद में लगाए हैं उस सब के। जैविक खेती इसलिए बढ़िया है कि हम इनके शरीर थोड़ा मजबूत रही। ये अपने खेतों में जैविक विधि से बनाई गई दशपर्णी तथा पंचपर्णी का इस्तेमाल करते हैं। इससे इनकी फसलों में लगने वाली बीमारियां तथा कीटों का नियंत्रण हो जाता है। ये अर्क पूरी तरह से रसायन मुक्त होते हैं, जिसका निर्माण ये स्वयं करते हैं। इन्होंने अपनी खेती में प्राकृतिक खेती को भी सम्मिलित कर रखा है। इसके लिए ये गाय के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर खाद बनाते हैं। जैविक खेती 10 परनी बनाती, और 5 परनी। हाँ, प्राकृतिक खेती तो कुछ हुआ थी, जैसे अथी घास उस है, उस सब के गढ़ा करके हम पतूरा उस सब करके अथी करके सड़ाई लगी, यार कुछ गोबर कच्चा गोबर लगा थी, ओकरे में सड़ाई के यार देवा थी। तैयार है में 15-20 दिन। ऐसी खेती से एक तो इनकी फसलों की हरियाली बढ़ी है, उनके भोजन का स्वाद बढ़ा है, दूसरी तरफ इनसे इनकी खेती की लागत भी घटी है। निश्चित तौर पर इस वजह से इनके पैसों की बचत हो रही है और इनकी आमदनी बढ़ रही है। इस बचत की वजह से इनकी जीवन शैली भी बदल रही है। हाँ, बदला तो अलग है, जैसे ऊपर से कुछ इकर हरियाली दिखेला और खाए कर स्वाद आवेला। हाँ, ऊपर से तो कुछ कम खर्चा लागेला। पहले लागत रहे खर्चा 30-35 रुपया किलो यूरिया DAP सब में होत रहे। अभी तो अपने गोबर जैविक खेती करीला तो थोड़ा कम खर्चा लागेला। हाँ, बचत हुआ थे, कच्चा उच्चा बचत हुआ थे। बचत के वही पढ़ाई लिखाई छुआ फूता उस सब के कुछ पैसा रखा थी। इस गांव में जगन्नाथ बेदिया ने भी अपनी खेती में जैविक पद्धति तथा प्राकृतिक खेती को सम्मिलित कर रखा है। इन्होंने इसकी शुरुआत तब की जब इन्हें यह बोध हुआ कि रासायनिक खेती इनके तथा मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अतः इन्होंने इसके लिए दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से इसका प्रशिक्षण लिया और समूह बनाकर अपनी भूमि के छोटे से टुकड़े में इसकी शुरुआत की। जब बाजार में इन्हें इसकी प्रतिक्रिया अच्छी मिलने लगी तो इन लोगों ने इसका रकबा बढ़ा दिया। सबसे पहले तो देखिए, जब हम लोग बचपना में थे वो तो देखते थे कि खेती करते हैं, तो हम लोग भी पिताजी लोग के साथ साथ कभी कभी खेत में जाते थे, सहयोग करते थे। पहले का खेती में कुछ ज़्यादा उपज था, जो कि अपना मवेशी का जितना जो मल मूत्र उससे करते थे। लेकिन धीरे धीरे रासायनिक में आने लगे, तो रासायनिक में उपजाऊ तो होता था, उसके बाद खेती का जो मिट्टी था, जितना बाड़ी हुआ, खेती हुआ, पशु, ये सब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। तो हम लोग को ये KGB के मतलब RK मिशन के इधर से कुछ ट्रेनिंग दिया गया, कुछ महिला ग्रुप से भी ट्रेनिंग दिया गया। हाँ जी, KBK से। तो उसमें से हम लोग को कुछ सीखने का भी मिला। जैसे 5 दिन का था, 1 महीना का था, तो कुछ हम लोग बारी बारी से गांव वाला लोग जाते थे, और वही सब मिल के हम लोग अपना गांव में आके ग्रुप बनाया। और ग्रुप बनाने के साथ साथ हम लोग प्रत्येक घर का 1-1, 2-2 किसान बैठते थे, तो साप्ताहिक बैठक करके उसमें हम लोग ज़्यादा तो शुरू नहीं किए थे जैविक खेती, लेकिन
कोई 2 डिसमिल, कोई 3 डिसमिल। उसमें से हम लोग को पता चलता था कि इसमें से ये खेती करने से कितना उपजा होता था और पहले का अपेक्षा कितना होता था, तुलना करते जी। तो उसमें से हम लोग का जैविक खेती में कुछ खाने का जो होता था, जैसे फल हुआ, सब्जी हुआ और बहुत सारा आइटम, तो उसमें कुछ मिठास अलग होता था। और रासायनिक में था कि उसमें स्वाद तो लगता था लेकिन वो ज़्यादा हम लोग के लिए पौष्टिक नहीं होता था। और इसी तरह हम लोग जब जैविक करने लगे तो मार्केट में भी ज़्यादा सेलिंग होने लगा। तो धीरे धीरे हम लोग 1 डिसमिल 2 डिसमिल करते करते हम लोग अभी लगभग प्रत्येक किसान 4-5 डिसमिल से ऊपर कर रहा है। जैविक तथा प्राकृतिक खेती के लिए खाद और दवाइयां बनाने का प्रशिक्षण इन्होंने अपने गांव वालों के साथ दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से लिया। यहीं से उन्हें दशपर्णी, पंचपर्णी तथा बीजामृत बनाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। प्राकृतिक खेती के लिए गोबर तथा प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कर खाद बनाना भी इन्होंने यहीं से सीखा। हम लोग वही चीज़ जो कर रहे हैं कि जो जैविक हम लोग को बनाएगा खाद, जैसे हम लोग रासायनिक लेते थे तो ज़्यादा महंगा पड़ता था हम लोग को। तो रासायनिक में जब हम लोग प्रशिक्षण लिए तो सभी महिला पुरुष मिल के अपना जो मवेशी का जितना था, सब्जी उब्जी जितना था, वो सब हम लोग इकट्ठा करके एक जगह रखते थे। जैसे 10 परनी हुआ, 5 परनी हुआ और क्या बोलते हैं बीजामृत हुआ, घन बीजामृत, ये सब हम लोग धीरे धीरे एक किसान बनाने लगे। उसके बाद उसको समय समय पर हम लोग उपयोग करते थे भी और करवाते थे भी। तो धीरे धीरे किसान लोग सब जागरूक होने लगा और अपने से भी बनाने लगे। अब वो सब खरपतवार हम लोग एक गड्ढा बना के उसमें डाल देते थे, उसमें फिर मिट्टी डालते थे, फिर गोबर भी डालते थे और जितना घास फूस था बेकार का फेंक देते थे। वो लोग हम लोग सड़ा गला के उसको फिर अच्छा मतलब खाद बना के उसको फिर खेत में ही डालते हैं। इन लोगों ने अपनी रासायनिक खेती में तो बदलाव लाया ही है, इसके साथ साथ इन लोगों ने खेती की तकनीक में भी परिवर्तन लाया है। इसकी वजह से इनकी फसलों का उत्पादन पहले की तुलना में काफी बढ़ गया है। इसकी वजह से इनकी आमदनी भी बढ़ी है। जीवन में थोड़ा सा लगाने का तरीका को हम लोग बदले हैं। पहले तो मतलब अंदाज़ी लगा देते थे कि हाँ जैसा है, लेकिन हम लोग लाइन सब लगाना चालू किए तो उपज धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो उसी तरह हम लोग धान का भी किए, लाइन रोपा। पहले नहीं होता था लेकिन कुछ अभी बहुत कुछ हो गया सुधार की। हाँ अभी प्रत्येक किसान 1-2 एकड़ में वो लगा लेते थे, जैसा मेहनत करने सकते हैं उस हिसाब से अभी पैदावार ज़्यादा भी बढ़ रहा है और मार्केट में भी उस बीज का अभी उपयोग मतलब क्या बोलते हैं रेट बढ़िया मिल रहा है। यहाँ के धर्मनाथ बेदिया ने भी खुद को समूह से जोड़ रखा है और दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से जैविक तथा प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण हासिल किया है। ये बताते हैं कि इसके बाद ही इन्होंने अपनी खेती में नई तकनीकों का समावेश किया है। ये अपनी भूमि पर बिचड़े की बुआई लाइन में करने लगे हैं तथा अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपने खेतों के समीप मधुमक्खी पालन भी कर रहे हैं। इससे इनकी फसलों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों में ही सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। खेती में पहले तो जैसे तैसे लगा देते थे, अभी लाइन बाय लाइन पौधा की पौधा दूरी ऐसा करके लगाते हैं। पहले जितना आता था उतना लगा देते थे। उत्पादन अधिक होता है। परागन मधुमक्खी का काम है, परागन करना। एक फूल से दूसरे फूल बैठती है, इससे परागन होता है। जी निकालते हैं साल में कभी कभी 1-2 बार निकलता है, 1-8 किलो निकल जाता है, 1-2 किलो तक निकल जाता है। पढ़ाई लिखाई का हम लोग मोबाइल से भी देख के खेती करते हैं। फिर वैज्ञानिक लोग भी बताते हैं ऐसे ऐसे करना है। फिर केवीके से भी हम लोग को प्रशिक्षण मिला है। हम लोग 10 परनी बनाए हैं और गुड़ और बेसन और गोमूत्र का खाद बनाते हैं सड़ा के। उसमें हम लोग का लागत में कमी आता है। जो दुकान में देते थे वो नहीं देना पड़ता है। और ये रासायनिक वाला तो कुछ देरी रहता है चमक और मुरझा जाता है, उदासी दिखता है। लगभग 70 किसान और केवीके से तो अभी फिलहाल है 20 किसान ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसमें से हम लोग को 70 किसान को हम लोग पहले 5 साल करवाए सबको। बड़की गोड़ांग के जयराम बेदिया ने भी रासायनिक खेती की जगह जैविक पद्धति को अहमियत दी है। इसका प्रशिक्षण उन्हें दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से मिला। हालांकि जब इन्होंने इस पद्धति से खेती शुरू की थी तब इनके मन में शंका थी कि कहीं इनकी खेती असफल ना हो जाए, लेकिन जब इन्होंने इसकी शुरुआत की तो इनकी खेती का रूप ही बदल गया। देखिए सर, पहले तो सब कोई यूरिया DAP की ही खेती करते थे बुजुर्ग लोग,
देखते थे हम लोग छोटे थे उस टाइम भी देखते थे कि सब उसी का खेती करते थे और हम लोग को भी पता नहीं था कि हम लोग को किस खेती करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जैसे रामकृष्णा मिशन वाले हम लोग को बताए कि जैविक खेती करने से हम लोग को क्या फ़ायदा है, तो वो लोग ने हम लोग को प्रशिक्षण दिए, वहाँ बुला करके हम लोग वहाँ गए, देखे, सीखे भी कुछ और वहाँ सीख करके आ करके हम लोग उसी को अपनाए तो देखे हम लोग भी करने सक गए धीरे धीरे। जब हुआ बताए हम लोग को तब हम लोग को लगा कि जब हम लोग इतना कुछ देते हैं तब जा करके हम लोग खेती उपजा पाते हैं, अगर अभी हम लोग नहीं डालेंगे तो कैसे होगा, हम लोग ऐसा सोच रहे थे। पहले रासायनिक खेती में जहां खाद और दवाइयां ये खरीद कर अपने खेतों में डालते थे, अब ये उनका निर्माण बिना किसी लागत के स्वयं कर लेते हैं। इस खेती ने इनकी तथा गांव वालों की आमदनी बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। अभी हम लोग सोचते हैं जैसे कोई कीड़ा वगैरह लगता था पहले तो हम लोग तो दवा खरीद के लगाते थे और अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि वो नीम का पत्ता हो गया, करंज का पत्ता, इस सब को हम लोग सड़ा गला करके उसी को हम लोग कीटनाशक का दवा बनाते हैं, उसी को छिड़काव करके हम लोग ये करते हैं, हम लोग को ख़रीदना नहीं पड़ता है। अभी देखिए गांव में तो अभी बहुत कोई हैं जैसे हमसे बड़े थे वो लोग बहुत कोई ऐसा थे कि नहीं पढ़ पाए और अभी धीरे धीरे हमसे जितना मेरा जोड़ी पाड़ी है, मेरा नीचे का जो भी है बच्चे लोग भाई लोग सब कोई पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं। अभी जितने बच्चे हैं सब कोचिंग सेंटर गांव में भी चलता है रामकृष्ण मिशन के जरिए से, तो यहाँ भी अभी चलता है, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ध्यान दिए हैं। बड़की गोड़ांग के पुरुष तो पुरुष, महिला किसानों ने भी जैविक खेती को अपना लिया है। पहले जहां रासायनिक खेती में बीमारियां बहुत अधिक थीं, आज इनके द्वारा इस खेती को अपनाने से इनकी इस समस्या में कमी आई है। यहाँ की सुशीला देवी बताती हैं कि जैविक खेती के उत्पाद स्वादिष्ट होते हैं, इससे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा ऐसी खेती से किसानों की आमदनी भी बढ़ जाती है। जैसे क्या है ना, रासायनिक में मतलब बीमारी आ रही थी, इसीलिए हम लोग जैविक को अपनाए। जैविक में क्या होता है कि अपना इसमें पैसा का भी बचत होता है और अपना शरीर का भी मतलब ठीक रहता है, स्वास्थ्य भी, और इसमें खाने में भी मतलब स्वादिष्ट आता है, इसका भी जो भी है इसका उपजाऊ, इसमें मीठापन आता है, इसीलिए हम लोग रासायनिक को छोड़ दिए और अभी जैविक को अपनाए। सुशीला देवी पहले रासायनिक खेती पर ही निर्भर थीं। जब वो महिला समूह से जुड़ी तब उनकी मुलाकात JSLPS के वैज्ञानिकों से हुई। इन्हीं लोगों ने इन्हें जैविक खेती करने की प्रेरणा दी। इसके बाद इन्होंने JSLPS तथा दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र से इसका प्रशिक्षण हासिल किया। हम लोग JSLPS में जुड़े, पहले तो समूह में जुड़े, उसके बाद समूह में रहते रहते हम लोग को JSLPS के द्वारा ट्रेनिंग दिया गया, फिर रामकृष्ण मिशन के द्वारा भी ट्रेनिंग दिया गया। उससे हम लोग कुछ कुछ सीखे हैं और अपना गांव में बना लेते हैं जैविक खाद। इस प्रशिक्षण से इन्हें न सिर्फ जैविक खेती का ज्ञान प्राप्त हुआ, बल्कि उन्हें तकनीक आधारित खेती का भी ज्ञान हुआ। ये आज अपने खेतों में टपक सिंचाई प्रणाली का भी इस्तेमाल कर रही हैं। इससे इन्हें पानी, समय और पैसे सबकी बचत हो रही है। हाँ, ड्रिप से तो होता ही है आमदनी काफ़ी। हम तो अभी ड्रिप नहीं लगाए हैं, भरे हैं फॉर्म, पर अभी आया नहीं है मेरा, लेकिन एक किसान है मेरा उस पार का, उसको हम ही बीज दिए थे। उसमें काफ़ी, वो दीदी का सहबतिया देवी है, किसान का नाम है, और वो दीदी का करीब 20 डिसमिल में 6 क्विंटल मटर आया उसका, और पूरा जैविक कर रही है वो, तो उसको हम ही दिए थे और बीच बीच में जाके उसको बता रहे थे। जैविक खेती के प्रति आज सारा गांव जागृत हो गया है। जिन लोगों ने इसका प्रशिक्षण नहीं लिया है, वे भी दीदी लोग की मदद से अपनी भूमि पर जैविक खेती कर रहे हैं। सुमित्रा देवी एक ऐसी ही महिला किसान हैं जो समूह की महिलाओं से राय लेकर जैविक खेती कर रही हैं और उससे अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। हम तो अनपढ़ लगी कुछ खेती नहीं, खेती तो करिएला, गोबर खाद दिएला, इतने खन से हम खेती करिएला। तो अनपढ़ है तो तोके कैसे पता चले कि नहीं इस तरीका से भी खेती कइल जाइला? देख देख के सीखिएला। केकर देख ली खेती के आले बताओ यार। दीदी मन के मिशन बैठले जैसन कहे ना तैसन सीखिएला। हां, तो पहले खेती तो कैसे रहो? अब तो धान मन हुंदले मिलेला नहीं, तो खेती लगाइला तो बहुत अच्छा खन खेती बाड़ी में तो धान आवेला। खेती बाड़ी सीखी के खन लगाइयो, बिलाती लगाइयो, प्याज लगाइयो, तो देखिए सीखिए। यहाँ की सुगंध देवी बताती हैं कि पहले इनके दादा परदादा
जैविक पद्धति से ही खेती किया करते थे, परंतु अधिक उपज की लालच में बाद की पीढ़ी ने रासायनिक खेती की शुरुआत कर दी। दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र ने इन्हें सही राह दिखाई और ये पुनः जैविक खेती की ओर वापस आ गईं। अजा दादा परिया तो हम लोग गोबर ही खाद का ही यूज किए थे। हम लोग खुद में बीच में कर दिए, डिस्टर्ब कर दिए। हम लोग जैविक छोड़ के रासायनिक ज़्यादा उत्पादन होगा इसे सोच के हम लोग ये कर दिए। तो बाद में हम लोग को रामकृष्ण मिशन से हम लोग को ट्रेनिंग मिला जैविक के बारे। करीब हम लोग यहाँ का 20 किसान लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं जैविक के बारे। और अभी हम लोग बना रहे हैं दवा, छिटकाने वाला दवा बना रहे हैं। और क्या बोलते हैं कि जैसे DAP यूरिया के बारे हम लोग गोबर का DAP यूरिया ये सब बना रहे हैं डालने। ये बताती हैं कि रासायनिक की तुलना में आज इनकी खेती का खर्च बिल्कुल नगण्य हो गया है। इस खेती से आज इनकी उपज भी बढ़ रही है, जिससे इनकी आमदनी में इजाफा हो रहा है। हम लोग का खर्चा तो पहले देखिए, पहले बहुत दाम था और अभी भी है। 32 रुपया kg है DAP। और हम लोग गोबर अभी यूज कर रहे हैं तो वहाँ तो पैसा नहीं लग रहा है। पैसा अपना बना रहे हैं, दवा अपना डाल रहे हैं। आज के जमाने में जिस तरह से रासायनिक खेती हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डाल रही है, ऐसे में जैविक तथा प्राकृतिक खेती समय की मांग है। इसकी राह पर चलकर ही मनुष्य के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण का कल्याण हो सकता है। बड़की गोड़ांग ग्राम के लोगों ने इस बात को अच्छी तरह से समझा है। यही वजह है कि इन लोगों ने ऐसी खेती अपनाकर न सिर्फ अपने स्वास्थ्य तथा धरती की रक्षा की तरफ कदम बढ़ाया है, बल्कि ये लोग इससे अपनी आमदनी बढ़ाकर समृद्धि की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो देखा किसान भाइयों, आपने जैविक खेती अपनाकर सफल होना कितना आसान है, कितना सरल है। तो उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद आप सभी भी जैविक खेती जरूर अपनाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए इजाज़त, लेकिन जाते जाते हमारा पता जरूर नोट कर लीजिए ताकि आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।